नमस्कार साथियों, मैं आदित्य शुक्ल गोरखपुर से। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। आशा करता हूँ आप सब भी स्वस्थ होंगे। इस वैश्विक महामारी में हमारा देश इस समय कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आर्थिक, सामाजिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक दृष्टि से हम सब परेशान हैं। काफ़ी परेशानियां हम सब झेलते हुए आ रहे हैं, अभी झेलनी बाकी है। एम्स के डायरेक्टर ने कहा है कि कोविड-19 कोरोना जून जुलाई में अपने पीक पर होगा। मतलब अभी सबसे प्रमुखता से बड़े लेवल पे आना अभी बाकी है। उसके बावजूद आज अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 60,000 पार कर चुका है भारत में। लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 4 आपका आज मुश्किल से 5-6 दिनों में समाप्त हो जाएगा। लॉकडाउन 3, अब लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4 होगा नहीं होगा किसी को नहीं मालूम। लॉकडाउन से फायदे क्या हुए? लॉकडाउन से फायदे यही हुए कि जो आंकड़े शुरू में आ जाने चाहिए थे वो आंकड़े अब आ रहे हैं। 50-60 हजार जो पहुंचा है वो शुरू में पहुंच जाता अगर लॉकडाउन नहीं होता। लॉकडाउन हुआ तो वो अब जा रहा है, लेकिन इसके और कोई फायदे नहीं है। बस यही है कि ये कुछ समय तक रोका जा सका है इससे। और कोई सोच लिया जाए कि इससे बहुत बड़ा फायदा हो गया कि रोकने से समाप्त तो हुआ नहीं, रोक दिया आप कुछ समय के लिए। आने वाले समय में फिर वही खतरा हम सबके सामने है। इस समय कुछ ढील दे दी गई है। जैसे आप शराब खरीदने निकल सकते हैं, आप बाहर निकलिए और कोई रोकता है पुलिसकर्मी तो आप कहिए मैं शराब लेने जा रहा हूं, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने जा रहा हूं। हंसी की बात नहीं है ये। आप कह सकते हैं और आप जा सकते हैं, वो आपको रोकेगा नहीं। रोकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप आर्थिक मजबूती तो देने जा रहे हैं। एक राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति है ये भी। तो आप प्रमुखता से जाइए, शराब खरीदिए। आज सड़कों पर भीड़ है, कारण शराब की दुकानें खुली, अब सब लोग निकल रहे हैं। पीने वालों की अधिकता है। 3,000 करोड़, जी हाँ साथियों, 3,000 करोड़ देश सरकार, एक राज्य सरकार को लगभग 3,000 करोड़ फायदा होता है शराब से। शराब 1 महीने बंद थी इससे पहले, बहुत घाटा हुआ। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं, मुझे भी ये पता है कि अर्थव्यवस्था को मजबूती देना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। किंतु आप एक जान पे अर्थव्यवस्था भारी पड़ जाएगी। आप किसी की जिंदगी नहीं बचाएंगे, आप अर्थव्यवस्था को देखेंगे। अमेरिका ने भी शुरू में लॉकडाउन करने से मना कर दिया था, क्योंकि उसे लगा कि वो अर्थव्यवस्था उसकी खराब ना हो जाए और वो सुपर पावर ना बनने में उसको बाधा ना आए, तो उसने लॉकडाउन नहीं किया। अब लॉकडाउन न करने के कारण वहां पे जाने बड़ी मात्रा में जाने लगी। वहां पे वो बीमारी बहुत ही व्यापक रूप ले ली अपना, तो आखिरी में जाके लॉकडाउन करना पड़ा। लेकिन वो अब लॉकडाउन करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब जो लॉकडाउन किया गया है तब तक ये बीमारी फैल चुकी है वहां। तो अब तो वहां अर्थव्यवस्था भी बिगड़ गई, और रही बात तो बीमारी की, तो बीमारी तो वहां फैल ही रही है। भारत में लॉकडाउन कर दिया गया, बड़ा ऐतिहासिक निर्णय। 45-46 दिन हो गया आज लगभग हम सब लॉकडाउन घरों में ही हैं। लेकिन इनमें जो लोग बाहर हैं, इन लॉकडाउन में जो लोग बाहर हैं, वो यकीनन मतलब धन्यवाद तो बहुत छोटा सा शब्द हो जाएगा उनके लिए, कि वो इतनी बड़ी आपदा, वैश्विक महामारी में वो बाहर निकल करके लोगों की मदद कर रहे हैं। डॉक्टर, नर्सेस, पुलिसकर्मी, समाज सेवी, ये सब लोग बाहर हैं आज, और इनकी वजह से ही कहीं ना कहीं हम सब सुरक्षित हैं। लेकिन कुछ अमानवीय लोग जो क्षमा योग्य नहीं हो सकते कभी, ऐसे कुछ लोग हैं जो इतनी बुरा दुर्व्यवहार इन लोगों के साथ कर रहे हैं। जो आपका जीवन बचाने जाता है, आप उसके ऊपर पत्थर फेंकते हैं। ये कहाँ की मानवता है? आप सोच सकते हैं कि डॉक्टर, नर्सेस, पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। आसपास बड़े लेवल पे छोड़ दीजिए, यहीं आसपास, आपके आसपास भी आप खोजेंगे तो मिल जाएंगी ऐसी घटनाएं। तो ये किसी भी हालत में ये सब बर्दाश्त की जाने वाली घटनाएं नहीं है। उनके ऊपर रासुका, अर्थदंड, ये सब आप लगा सकते हैं, लेकिन ईश्वर उन्हें कभी माफ नहीं करेगा इन सब चीजों के लिए। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि कहीं भी आपको कोरोना वॉरियर्स, जी हाँ कोरोना वॉरियर्स अगर आपको कहीं मिले तो उनको धन्यवाद जरूर कहिए।
एक शब्द है धन्यवाद। दिल को बहुत खुशी मिलेगी। आप कहिए उनको कि धन्यवाद कि आप इस वैश्विक महामारी में बाहर हैं, आप काम कर रहे हैं अपना, जिसकी वजह से हम सब सुरक्षित हैं। अब बात आती है पीएम केयर फंड की। जी हाँ, पीएम केयर फंड। पीएम केयर फंड के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, पीएम केयर फंड में कोई पारदर्शिता नहीं है। मतलब कितने लोगों ने दिया रुपया, किसको कितना दिया, कब दिया, कोई जानकारी नहीं। वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, किसको दिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है, कब दिया जा रहा है, कोई जानकारी नहीं। एक सामान्य नागरिक होने के नाते ये सवाल बनता है कि आप पीएम केयर फंड पैसा जा कहाँ रहा है। देखिए 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने जब पहला अपना भाषण दिया लाल किले से शपथ ग्रहण में, तो उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हूं। और ये सब हम लोगों के जहन में भी है। हम लोगों को शुरू से बताया गया है कि जो पिछली सरकार थी वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से गलत थी, अपनी नीतियों के लेकर विफल रही, जिसकी वजह से मोदी जी आए सत्ता में। और उसको कुछ लोग चोर भी कहते हैं, ऐसा माना बहुत बड़े लेवल पे। आम आदमियों से आप बात करेंगे तो वो ये कहेंगे कांग्रेस चोर थी। मैं नहीं कह रहा, ऐसा लोग कहते हैं। इसमें सहमति असहमति आपकी हो सकती है, लेकिन ये जो सरकार है वो साहूकारों की सरकार, मतलब इसमें चोरी नहीं, बेईमानी नहीं, कुछ नहीं होती है। और जब बात आती है मोदी जी की, तो लोग कहते भी हैं कि वो आदमी किसके लिए कमाता है, आदमी अपने परिवार के लिए कमाता है। लेकिन यहाँ तो परिवार नहीं, बच्चे नहीं, तो कमाएगा किसके लिए? ठीक बात है। तो जब ऐसा है तो आप पीएम केयर फंड को इसमें क्यों पारदर्शिता नहीं है, इसको क्यों ऑडिट नहीं कराते आप? ये भी एक सवाल है, आम आदमी का ये सवाल है। क्योंकि आम आदमी पीएम केयर फंड में डोनेट भी करता है। सबसे ज्यादा देखिए, अगर मैं एक छोटा सा दुकानदार रहा हूँ, मैं एक छोटा सा दुकानदार अगर हूँ, तो 45 दिन बंद हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान किसने सहा? मैंने सहा। और आर्थिक रूप से कमजोर कौन हो रहा है दिन प्रतिदिन? मैं हो रहा हूं। पीएम केयर फंड में डोनेट किसको करना चाहिए? मुझे करना चाहिए। आसपास लोगों की मदद किसको करनी है? मुझे करनी है। तो आम आदमी के ऊपर, जो सामान्य वर्ग का इंसान है, उसी के ऊपर सारे बोझ हैं। आप बात कीजिए टेम्पो वालों की, रिक्शा वालों की, छोटे दुकानदारों की, जिनका जीवन यापन डेली बेसिस पे होता है। जो टेम्पो वाले हैं, सुबह से शाम तक चलते हैं रोड पे, तो रात को उनके यहाँ भोजन बनता है। ऐसी स्थिति वालों की तो वो बड़ी ही दुखदायी स्थिति हो गई है। एक दिन आदमी सोच सकता है कि चल जाता है, लेकिन 45 दिन आप सोच सकते हैं बिना रोड पे निकले, बिना पैसा कमाए कैसे गुजर रहे होंगे, वो बेहतर वही जान रहे होंगे। आप कल्पना कर सकते हैं इसको। बस बहुत तकलीफ झेल रहे हैं वो। यकीनन बहुत दिल दुखी हो जाता है जब मैं सोचता हूं ऐसा। तो हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सांसद, विधायक, एक मजदूर मुंबई से चल करके हजारों किलोमीटर पैदल, साइकिल से, रिक्शा, ट्रकों में लद के, बस से, किसी भी तरह वो आ जाता है अपने क्षेत्र, अपने गृह क्षेत्र में। लेकिन हमारे सांसद मुंबई में बैठे हुए हैं और लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से देख रहे हैं क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है। लेकिन हम जनप्रतिनिधि चुनते क्यों हैं? सवाल तो ये भी है। हम चुनते ही इसीलिए हैं कि वो हमारे दुख में खड़ा रहे सदैव। लेकिन अब जिस प्रकार से आप दुख में हम सबसे दूर हैं, आप सांसद हैं, आप एक अच्छे सांसद हैं, आपने कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के संसद में बात की है, उठाया है मुद्दा शहर का। लेकिन अब इस महामारी में तो आपको घर पे नहीं रहना चाहिए, ऐसा हम सबको लगता है कि आपको इस समय बाहर आना चाहिए। आपके बाहर ना आने की वजह से आज इतने समाजसेवी शहर में हैं, वो सब अपनी छोटा योगदान, बड़ा जितना सामर्थ्य अनुसार सब कर रहे हैं। आप क्यों नहीं बाहर आए? सवाल तो ये भी है कि आप नरेंद्र मोदी जी से, माननीय महाराज जी, पूजनीय महाराज जी, आप उनसे आपने निवेदन किया होता, विनम्र कहा होता कि मुझे इस महामारी में अपने क्षेत्र की जनता के पास जाना है, तो वो कुछ व्यवस्थाएं करते आपके लिए, आप आ सकते थे। लेकिन आपने नहीं की वो व्यवस्थाएं। याद तो ये भी रखा जाएगा आने वाले समय में कि आपने ऐसा क्यों किया, आप क्यों नहीं आए बाहर। अगर हम एक क्षेत्र का नेता चुनते तो वो यहीं रहता ना। फिर वही बात चितार्थ हो गई। लोग कहते थे जब लोकसभा चुनाव था कि ये जीते हारे रहेंगे बंबई में,
आज सही हो रहा है कि जीते हैं तो बंबई में ही हैं। हम अगर यहाँ लोकल कोई नेता चुनते तो वो तो बंबई नहीं भाग जाता, वो तो यहीं रहता, वो तो निकलता घरों से। हाल सिर्फ आपका ही नहीं है, सदर विधायक से लेकर के ग्रामीण विधायक सब अपने घरों में होम क्वारंटीन हुए हैं, कोई नहीं निकल रहा है बाहर, कोई बड़े लेवल पे कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि रामायण महाभारत से जो रस निकलता है, जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उसको फेसबुक पे लिखने का समय है हमारे विधायक जी के पास। वो आगे बराबर हम सबको ये ज्ञान देते रहते हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, अगर हमारा पेट नहीं भरा रहेगा तो हमें किताब अच्छी लगेगी? अगर मैं भूखा हूं सुबह से तो मैं किताब नहीं पढ़ पाऊंगा। बात तो ये भी है। तो कई प्रकार की बातों को समावेश करते हुए, क्योंकि समय की कमी है, इसलिए इतना कहता हूं आप सबसे कि विनम्र निवेदन है, आसपास लोगों की मदद कीजिए, यथासंभव मदद कीजिए, और जहां तक हो सके घरों में ही रहिए, बाहर मत निकलिए, क्योंकि आप सरकार के भरोसे अब नहीं रह सकते। सरकार खुद शराबियों के भरोसे है, हम सब कैसे सरकार पे भरोसा कर लें? सरकार शराबियों के भरोसे चल रही है, क्योंकि अगर 500 पे लॉकडाउन होता है और 60,000 पे छूट दे दी जाती है 50,000 पे, तो फिर आप सोच सकते हैं। पीएम केयर फंड इसीलिए बनाया गया था कि अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले, अर्थव्यवस्था कहीं से भी खराब ना हो। तो आप पीएम केयर फंड में भी लोग डोनेट कर रहे हैं, उसके बावजूद आपको पैसे की कमी है। मैं समझ में तो मुझे ये भी नहीं आ रहा है। अंत में यही कहना चाहता हूं, घरों पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।